नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है। आज का पूरा दिन और कल का आधा दिन मान लें, शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग है और चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, कुछ वक्त बाकी है, तो इसलिए सारी पार्टियां पूरी ताकत झोंक चुकी है और झोंक रही है। प्रचार प्रसार के तरह तरह के हथकंडे और तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कल जयपुर में हो चुका है, लंबा रोड शो परकोटे वाले इलाके में, और उन इलाकों से रोड शो गुजरा जहां बीजेपी को ध्रुवीकरण की उम्मीद है या ध्रुवीकरण की कोशिश है, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी जब जयपुर में रोड शो कर रहे थे तब मैं जयपुर की तरफ आ रहा था, इसलिए रोड शो मैं देख नहीं पाया, लेकिन अब मैं हूं जयपुर में और ये प्रिय जगह है मेरी। ठीक पीछे पत्रिका गेट है और पत्रिका गेट के पीछे बहुत बड़ा पार्क है, जवाहर सर्किल बोलते हैं। मैं पिछली बार भी 2 हफ्ते पहले जब जयपुर आया था, लगभग 9-10 दिन मैं यहाँ रुक गया था। रोज़ पत्रिका गेट को क्रॉस करके पीछे पार्क में जाता था, मॉर्निंग वॉक करने। बहुत सारे लोगों से बात भी की थी। आज भी मैं सुबह आया, पहले वॉक किया और उसके बाद यहाँ यही चाय का ठिया, यहीं बैठ जाता हूँ, तो चाय पिया और यहीं बगल से अखबार लेकर आ गया। अब अखबार लेकर आया तो आपको पता चलेगा इस अखबार को देखकर कि किस तरह से विज्ञापन अब चल रहे हैं और किस तरह से विज्ञापनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे से खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ चल रही है। तय वोटर को करना है, फैसला 3 दिसंबर को आ जाएगा। दावे सबके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े दावे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में हिंदुत्व का तड़का है, इशारों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट शोभा यात्राओं का जिक्र कर रहे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र हर सभा में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में उन्हें लोगों को शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाती थी। ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी आखिरी दाव वो चल रहे हैं जिसके लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जाना जाता है, जो पहचान है। क्योंकि चुनाव में आखिरी हथियार, आखिरी हथकंडा, साम दाम दंड भेद सबका एक सम्मिलित जो मिश्रण है, रसायन बनता है, वो हिंदुत्व से बनता है और वो रसायन का इस्तेमाल अब चुनाव में बहुत तेजी से किया जा रहा है। तो आज के जब अखबार मैंने खरीदे और अखबार पलटना शुरू किया तो पता चला कि बीजेपी किस तरह से इस चुनाव को कहां ले जाना चाह रही है। एक तरफ अशोक गहलोत की वो गारंटियां हैं जो हर रोज अखबार में छप रहे हैं, 7 गारंटी, हालांकि गारंटी का विस्तार भी कर दिया गया। उस गारंटी का जिक्र आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयानों में आप सुन रहे होंगे। बीजेपी ने भी एक गारंटियों की लिस्ट जारी कर दी है। मोदी तो बोलते हैं मोदी की गारंटी है। इन सब के बीच सिलेंडर की कीमतों को लेकर यहाँ कंपटीशन चल रहा है। अशोक गहलोत ने पहले ऐलान किया था यहाँ कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। जिस सिलेंडर की कीमत 1100 पार हो गई, बाद में 200 का डिस्काउंट मिला तो 900। तो उसके बाद बीजेपी ने कहा हम 450 में देंगे। अब कांग्रेस ने कल क्या कर दिया, परसों खबर आई अशोक गहलोत की तरफ से कि 500 में तो हम पहले दे रहे हैं, अब बीजेपी चूंकि 450 कर रही है तो हम बीपीएल और जो गरीब परिवार हैं उनको 400 में देंगे। मतलब देखिए डिस्काउंट ऑफर का क्या आलम है। जो सिलेंडर देश के बाकी हिस्सों में 900 में मिलता है, यहाँ सरकार ने कहा कुछ महीने पहले हम 500 में देंगे। बीजेपी को लगा कि अब तो हमको इसको थोड़ा और नीचे लाना है, 450। अशोक गहलोत ने फिर एक चाल चलते हुए कहा हमारी सरकार आएगी तो हम तो 400 में देंगे। तो डिस्काउंट ऑफर की प्रतियोगिता भी है और बीजेपी अगर 450 कहती है, हालांकि तमाम तरह की ऐसी घोषणा ऐलान एमपी में भी है। और प्रधानमंत्री मोदी के कुछ महीने पहले के भाषणों को सुनिए, जब वो कहते थे फ्री की रेवड़ियाँ, तो ये 450 के सिलेंडर का ऐलान अगर करते हैं फ्री की रेवड़ियाँ हैं कि नहीं। तो तमाम वादे दावों पर मैं पत्रकारों से और लोगों से बात करूँगा, जो सबकी राय बताऊँगा। लेकिन जो मैं दिखाना चाहता था अखबार से, जैसे ये पहला पन्ना है, अगर गलत वोट पड़ गया तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खतरे में पड़ जाएगी। अब कांग्रेस ने अपने कैंपेन को उस तरफ मोड़ा है जिसमें कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, सारे नेता अब इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो ओपीएस की गारंटी खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी, ओपीएस लागू नहीं होगा। अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो 500 में सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर। अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ नहीं होगा। अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो भी उन्होंने गारंटी दी। चिरंजीवी योजना बंद हो जाएगी, ये भी कह रहे हैं अशोक गहलोत। और ये भी एक हुआ चिरंजीवी योजना, जो अशोक गहलोत के लिए गेम चेंजर अगर कोई योजना है। मैं ये नहीं कहूँगा ये योजना अशोक गहलोत की सरकार बनवा देगी या नहीं,
इस पर मैं 3 दिसंबर को जो आएगा पता चलेगा। लेकिन अशोक गहलोत के पक्ष में अगर कोई माहौल है, पक्ष में मतलब बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है, तो अशोक गहलोत की योजना है। मैंने 5 दिन या 4 दिन पहले ट्विटर पर लिखा भी कि बीजेपी के पास मोदी है, अमित शाह है, पूरी मशीनरी है, पैसा है, ताकत है, ईडी है, सब कुछ है। और जाहिर है कैडर है, बीजेपी का बहुत मजबूत कैडर है, संगठन बहुत मजबूत है, संघ की ताकत है, सब कुछ है। लेकिन इन सब के सामने अगर कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस के पास, अशोक गहलोत के पास या कांग्रेस के पास अशोक गहलोत की योजना है। मैंने लिखा था कि बीजेपी की पूरी ताकत, पूरी मशीनरी से अशोक गहलोत की योजनाएं लड़ रही। मैं जहां भी गया, राजस्थान में मैं पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में गया, दौसा, भरतपुर, अलवर, परसों में नागौर में था, जहां भी जा रहा हूं वहां गांव-गांव में अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें चिरंजीवी बहुत अहम है, 25 लाख तक का बीमा इलाज, और गांव-गांव में लोग कह रहे हैं हमारा इलाज हो रहा है। अब उसको 50 लाख का जिक्र किया। तो ये ताकत है उन योजनाओं का, चाहे किसानों के लिए उन्होंने कुछ किया या महिलाओं के लिए कह दिया कि जो महिला मुखिया है परिवार की उसको हम 10,000 देंगे, इस तरह की योजनाओं का ऐलान है। सिलेंडर 500 रुपये में देने का, जिसको अब 400 कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि इन योजनाओं के साथ मोदी की मशीनरी और कैडर और हिंदुत्व पर चुनाव को घसीट कर, खींच कर ले आने की कोशिश। तो इसलिए पहले पन्ने में अखबार में ये विज्ञापन है जो लगातार छप रहा है, होर्डिंग पोस्टर। लेकिन जब अखबार मैंने पलटा ऐसे तो देखा अंदर के पन्ने पर कुछ ऐसी खबरें दूसरे फॉन्ट में छपी थी। पहले मुझे समझ में नहीं आया। ये लिखा है अक्षम में, उदयपुर में दरिंदों ने दिन दहाड़े काट डाली गर्दन, पुलिस प्रशासन सोते रहे। तो लगा ये क्या हो गया, ये तो पुरानी खबर है, कन्हैया लाल की, ये कैसे आ गई अंदर। तो फिर देखा दूसरी खबर भी कुछ, भीलवाड़ा में भट्टी कांड, फिर देखा क्राइम की 3-4 खबर। तब नीचे नजर गई कि राजस्थान की फेल सरकार को हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मतलब बीजेपी ने अशोक गहलोत की योजनाएं पहले पन्ने पर और अंदर के पन्ने पर राजस्थान में जो अपराध की घटना है, जिसमें सबसे बड़ी खबर कन्हैया लाल का मामला, कि कन्हैया लाल को उदयपुर में दर्जी को नुपुर शर्मा के बयान के बाद कैसे उस दर्जी का कत्ल कर दिया गया था। बहुत ही निर्मम दरिंदगी से, निर्ममता से कत्ल किया गया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और मोदी खुद, बीजेपी के सारे नेता कन्हैया लाल का जिक्र हर भाषण में कर रहे हैं। जो गांव-गांव में किसान हैं या अलग अलग तबके के लोग हैं, हर आदमी के पास कन्हैया लाल से जुड़ी बीजेपी की तरफ से कुछ व्हाट्सएप मैसेज जरूर जा रहा है। जैसे मोदी अपनी सभा में कहते हैं कन्हैया लाल को देखिए कैसे मार दिया। हालांकि उसके साथ एक तथ्य ये भी है कि कन्हैया लाल के केस में अशोक गहलोत की सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी की थी, पकड़े भी गए थे हत्यारे। उसके बाद ये जो कहा जाता है कन्हैया लाल के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला या नौकरियां नहीं मिली, वो भी सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 50 लाख मुआवजा भी मिला, कन्हैया लाल के 2 परिजनों को नौकरियां भी मिली। लेकिन बीजेपी लगातार गांव-गांव में ये पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अशोक गहलोत की सरकार हिंदुओं के लिए उस तरह से काम नहीं करती या हिंदू विरोधी सरकार है, मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण करती है। कोई इकबाल नाम का आदमी रोड रेज में झगड़ा हुआ, उसकी डेथ हो गई, मार दिया गया, जो भी हुआ हत्या हो गई, उसमें उनको ज़्यादा मुआवजा दे दिया गया, जल्दी दे दिया गया। कोई कहेगा 5 करोड़ दिया गया, कोई कहेगा 2 करोड़ दिया गया, कोई कहेगा उनके परिवार में 4 नौकरियां दे दी गई। ये सब कहानियां फैलाई जा रही है ताकि लोगों के दिमाग पर बाकी सारी चीज़ें मिट जाए और असर ये रहे कि ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। वरना कोई वजह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यहाँ शोभा यात्राएं निकालने नहीं दी जा रही है। तो मैं जैसे कल परसों मैं दौसा से जब नागौर जा रहा था, किसी खेत में उतरा, एक 2 किसान फैमिली कुछ मेरे ख्याल से चना या कुछ मटर शायद बुआई कर रही थी फैमिली। हालांकि वो कैमरे पर बात करने को बाद में तैयार नहीं हुए। तो उसमें किसान बोलने लगा कि हाँ पता है कन्हैया लाल के केस में क्या हो रहा है, पता है कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, मुआवजा नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, और फलां को इकबाल को ये हो गया, वो तो क्रिमिनल था, उसको मुआवजा भी दिया और नौकरी भी दी, 2 दी 4 दी। तो ये बात जगह जगह हो रही है और इसी को बीजेपी अंदर तक बार बार भेजना चाह रही है। अभी मैंने सुबह अखबार लेके एक पत्रकार को फ़ोन किया कि आपके हिसाब से मोदी जी जो इतने भाषण दे चुके हैं, मोदी जी के भाषणों का सार क्या है? उन्होंने कहा कन्हैया लाल कन्हैया लाल, कन्हैया लाल हिंदुत्व, कन्हैया लाल हिंदुत्व, कन्हैया लाल हिंदुत्व, कन्हैया लाल शोभा यात्रा। मैंने कहा मतलब, मैंने कहा हर भाषण में मोदी इस पर जोर देते हैं। देखिए क्या होता है भाषण में, अब योजनाएं गिनाएं और आप
इस तरह की बात कर दें कि शोभा यात्रा नहीं निकालने देते, यहाँ कन्हैयालाल के साथ ये हुआ, तो आप इशारों में ही नहीं डायरेक्ट भी बहुत कुछ कह जाते हैं। जो वोटर है उस वोटर को संदेश देने में कामयाब होते हैं। अमित शाह कर रहे हैं, यही हेमंत बिस्वा कर रहे हैं, यही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नैरेटिव और हिंदुत्व का मामला, ध्रुवीकरण की कोशिश, मोदी का चेहरा, चूंकि मोदी कल रोड शो कर गए जयपुर में, और जयपुर बहुत अहम है बीजेपी के लिए। जयपुर पुराना जिला की बात करें, 2 जिले तो नहीं बन गए, 19 सीटें हैं, 19 में पुराने जिले में, बीच में कई जिले देखिए 33 से 52 जिले बन गए, तो जिलों का हिसाब रखना भी मुश्किल है। बट पुराने जिले के हिसाब से 19 सीटें थी, जिसमें 10 कांग्रेस और 6 बीजेपी जीती थी 2018 में। उस हिसाब से जयपुर में बीजेपी अपने प्रदर्शन को पिछले 2018 के मुकाबले बहुत बेहतर करना चाहती है, लेकिन कर पाएगी क्या? मोदी का रोड शो तो हो गया, आज के अखबारों में मोदी के रोड शो की तस्वीरें चैनलों पर आपने देखा होगा, और इसलिए जयपुर में आया ताकि जयपुर में भी मैं 1-2 दिन लोगों से बात करूं और समझने की कोशिश करूं कि यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों में जो नैरेटिव बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही है और जो अशोक गहलोत सेट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार अपनी योजनाओं के दम पर, उससे वोटर का रुख किधर जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बार बार लोग बात करते हैं रिवाज 5 साल, अब जैसे ये भी है राजस्थान पत्रिका, पहले पन्ने पर वही बीजेपी का विज्ञापन है, अंदर के पन्नों पर कांग्रेस का है, साथ गारंटी है। ये भी एक परसों, मैं यहाँ था नहीं, लेकिन देखा कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, टॉप में विज्ञापन कुछ ऐसा था, राजस्थान में कांग्रेस की लहर, मतलब टॉप में ऐसा विज्ञापन दिया गया अखबारों में, पेड, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभाओं में किया, जिससे पता नहीं चला कि मतलब इस तरह से छापा गया जिससे लगे वो खबर है, दरअसल वो विज्ञापन था। तो विज्ञापनों की लड़ाई, विज्ञापनों की में एक दूसरे को कमतर दिखाने या खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिशें हो रही है, कवायद हो रही है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि अशोक गहलोत की सरकार को हिंदू विरोधी, मुस्लिम समर्थक या तुष्टीकरण वाली सरकार, या क्राइम अगेंस्ट वीमेन के मामले में बहुत कंट्रोल न कर पाने वाली सरकार, पर्चा लीक के मामले में नाकाम सरकार। और इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वीमेन में नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में पर्चा लीक हुए, 14, 16, 18 बार पर्चा लीक 5 साल में हुए। लेकिन कांग्रेस के नेता फिर जवाब देते हैं कि भाई क्राइम अगेंस्ट वीमेन में तो एमपी का भी वही हाल है, टॉप 3 में एमपी और यूपी भी शामिल है। फिर जवाब ये आता है कि हरियाणा से लेकर एमपी से लेकर यूपी तक में भी पर्चे लीक हुए। ईडी कहीं किसी सूबे में ईडी की जांच या ईडी की कार्रवाई हुई क्या, या ईडी छापे मारने गई क्या? फिर सवाल ये करते हैं कांग्रेस के लोग कि भाई अगर ईडी ने गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन पर आरोप लगा कि पर्चा लीक के जो माफिया थे उनसे उनका कनेक्शन है, जिनके यहाँ 2 हफ्ते पहले ईडी पहुंच गई थी, 2 हफ्ते हो गए लगभग, तो क्या ईडी को कुछ हासिल हुआ? क्या जो हासिल हुआ वो सामने क्यों नहीं आया? ईडी ने क्या बरामद किया, क्या सबूत पाए? तो ऐसी बहुत सारी थ्योरी या बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच वो कहानियां चल रही है। क्या होता है? बीजेपी पिछली बार और आज की स्थिति में फ़र्क ये ज़रूर है कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है आमतौर पर, चूँकि राजस्थान का रिवाज है 30 साल में सरकार बदलने का, 30 साल से हर 5 साल में सरकार बदलने का, 5 साल वसुंधरा, 5 साल गहलोत, 5 साल वसुंधरा, 5 साल गहलोत, और फिर 5 साल गहलोत होंगे कि नहीं, ये सवाल है। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं, जिसमें भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, इन इलाकों में 36 सीटें हैं शायद, उनमें से 26 या 27 पिछली बार कांग्रेस जीती थी, बीजेपी शायद 6, बीएसपी 5 मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक से याद है। उन इलाकों में एक गुजर फैक्टर है जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में जब मैं घूम रहा था तब करा था। गुजर फैक्टर इस सेंस में कि सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, उससे अलग टोंक भी है, वहाँ बार बार ये बात आती है कि गुजर जो 35-40 सीटों पर 10,000 से लेकर 35,000, 40,000, 20,000 जो भी उनके वोट है, जहाँ वो प्रभावित कर सकते हैं नतीजों को अगर एक तरफा वोट देते हैं, जो उन्होंने वोट दिया था 2018 में सचिन पायलट के नाम पर, एकदम कंप्लीट एक तरफा था गुजर वोट। तो क्या वहाँ गुजर नाराज जो है, जिसकी खबरें लगातार आ रही है कि गुजर नाराज, थोड़ा सा कम बात करिएगा, जो नाराज हैं लगातार, क्या उनकी नाराजगी दूर करने में कांग्रेस करने में कामयाब हुई, या सचिन पायलट जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं, क्या उससे उनकी नाराजगी दूर हुई? जैसे राहुल गांधी के साथ सभा कर रहे हैं, कैंडिडेट के लिए सचिन लगातार सभा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर अभी भी कांग्रेस को डेंट पहुंचाएगा,
वो बहुत सारे इलाके हैं जहां उन्हें लगता है कि सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया 18 में, हमने तो उनके नाम पर वोट दिया था। इस बार भी सचिन के मुख्यमंत्री बनने का कोई पता नहीं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जहां सचिन है, सचिन के बहुत वफादार कैंडिडेट हैं, वहां तो गुर्जर सचिन के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी सीट है जहां गुर्जर वोट शिफ्ट कर सकता है बीजेपी की तरफ या कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है, अगर वो कैंडिडेट गहलोत के पक्के समर्थक है और गैर गुर्जर कैंडिडेट है। अब ये देखना होगा, ये एक थ्योरी भी है, लेकिन जब मैं कुछ जगहों पर गया हूँ, दौसा भी गया, अलवर भी, भरतपुर भी, मैंने देखा ऐसा है भी, सिकराई भी गया। अब इसलिए मैंने कहा आखिरी 2-3 दिन बहुत अहम है और इस अहम 2-3 दिन के आखिरी जोर में, हालांकि प्रचार तो कल ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और होता क्या है, देखिए चुनाव में शिक्षा, रोजगार और बाकी सारे मुद्दे होने चाहिए, लेकिन आपको पता है जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें भी, अभी मैं गया था, जब मैं वॉक कर रहा था सामने पत्रिका गेट वाले पार्क में, जवाहर सर्किल में, तो एक सरकारी कर्मचारी मिल गए। वो सरकारी कर्मचारी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देखते पहचानते, वो पास आ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पर बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत कुछ जाति के आधार पर होता है और जाति के आधार पर तय होगा कि किस समाज के लोग कहां कैसे वोट कर रहे हैं। कहीं मीणा समाज किरोड़ी लाल मीणा की वजह से बीजेपी के साथ हो सकते हैं, कहीं मीणा समाज के लोग जो परंपरागत किसी इलाके में कांग्रेस के वोटर हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। जाट में भी 2 खेमा है, एक कांग्रेस समर्थक है, जैसे नागौर में देखा हरिंदर मिर्धा और ज्योति मिर्धा दोनों मुकाबला कर रहे हैं। नागौर इलाका जाट बेल्ट है, नागौर और आसपास के इलाके, नागौर खास तौर से, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि नागौर जिले, पुराना नागौर जिले, और अब उसमें 2 जिले और कुचामन और डीडवाना भी बन गया, लेकिन पुराने नागौर जिले की 10 सीटों में से 8 सीटें जो है वो जाट विधायक हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। 2 रिजर्व सीट है, तो 2 रिजर्व सीट को छोड़ दें तो बाकी पर जाट है। अब वहां जाटों का रुख क्या होगा ये भी देखने की बात होगी। जाट भी ज्यादातर लार्जली कांग्रेस के पक्ष में वोट देते रहे हैं नागौर में, लेकिन इस बार चूंकि ज्योति मिर्धा आ गई है, क्या उससे कुछ बदलाव होगा। हनुमान बेनीवाल एक बड़ा फैक्टर है नागौर इलाके में। उस मिथ को हनुमान बेनीवाल के इमरजेंस ने तोड़ा कि जाट इधर है या उधर है, मतलब बीजेपी कांग्रेस के बीच एक तीसरी धुरी हनुमान बेनीवाल की उस इलाके में बनी है। और बहुत सारे यंगस्टर मिले जो हनुमान बेनीवाल के सपोर्टर मिले मुझे, जो कल के वीडियो में भी आप देखेंगे। और हनुमान बेनीवाल ने आज़ाद समाज पार्टी के साथ ठीक ठाक सीटों पर अपने उम्मीदवार, लगता है 80-90 सीटों पर, 83 कुछ लोग बोलते, मुझे अभी डेटा याद नहीं है, अब 100 से ज़्यादा, लेकिन किसी ने बोला 83 एग्जैक्टली, कुछ बैठ भी गए शायद, जो भी है 100 के आसपास उनके उम्मीदवार हैं दोनों के गठबंधन में। वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। आज़ाद समाज पार्टी, देखिए इस विश्लेषण में छोटी छोटी पार्टियों की हैसियत को भी याद रखना पड़ेगा। छोटी पार्टियों मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो पार्टी है, अब जैसे बीएसपी है, बीएसपी का एक वोट बैंक बहुत जगह है, आज भी इंटैक्ट है। कभी बीएसपी 6 सीटें जीत गई थी 2018 में, ये अलग बात है, सबके सब कांग्रेस में चले गए। लेकिन जैसे धौलपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, ये सब इलाके, भरतपुर खास तौर से, वहाँ बीएसपी के मजबूत मौजूदगी है। मैं दलित बस्ती में भी गया, मैं अलवर में भी गया, धौलपुर में भी गया, भरतपुर में भी गया, वहाँ बहुत मजबूत मौजूदगी है दलित वोट, एससी वोट की। और उस मजबूत मौजूदगी में एक चीज़ हुआ है कि अब तक एससी वोट मान लो 6 जीते जो बीएसपी के उम्मीदवार, उनको भी गए, और बाकी भी जो उम्मीदवार थे उनको कुछ मिला, 20,000, 10,000, 5,000 जो भी मिला। लेकिन अब वहाँ एक तीसरा एंगल और आ गया, तीसरा एंगल नहीं, मतलब बीएसपी के समानांतर बरक्स एक आज़ाद समाज पार्टी भी आ गई, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, जो तिजारा में बहुत मजबूती से लड़ रही है। कोई पोसवाल है तिजारा में जो बालकनाथ की सीट पर लड़ रहे हैं। अब उनका क्या असर होता है, वो खुद गुजर है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी हो सकता है बीएसपी का वोट काटे, बीएसपी का भी कोई कैंडिडेट है, तो बहुत सारा घालमेल है। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि राजस्थान में आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके क्या हिसाब से क्या लगता है। देखिए, मैं यूपी चुनाव को हमेशा बोल रहा हूँ कि यूपी चुनाव थोड़ा डिफरेंट है। जो यूपी 6 महीने हमने देखा, तो आप सेंस जब 10-20 दिन घूमेंगे थोड़ा सेंस लगता है। लोग योगी, मोदी, अखिलेश यादव बात करते हैं। राजस्थान में क्या फ़र्क है, बड़ा लोकलाइज है, बड़ा लोकल बात करते हैं, कैंडिडेट का जिक्र करते हैं। अब जैसे तारानगर में जिससे पूछेंगे, जो चुरू जिले की एक सीट है, हर आदमी कहेगा वुडानिया राठौर, वुडानिया राठौर, न बीजेपी का नाम लेगा न कांग्रेस का नाम लेगा। ज़्यादा आप 3-4 सवाल के बाद वो बीजेपी या कांग्रेस तक आएगा, गहलोत तक, लेकिन वुडानिया राठौर पे चलेगा। ऐसे बहुत सारी सीटें।
बहुत सारी सीटें, ज़्यादातर सीटों में यहाँ कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल कैंडिडेट, उसका नाम जो मतदाता है लेता भी है, उससे नाराज़गी का भी जिक्र करता है या उनके काम का भी जिक्र करता है। तो कोई लीडरशिप के नाम पर कि ये सिर्फ गहलोत का नाम ले रहे हैं हर जगह, या बीजेपी में तो कोई चेहरा ही नहीं है, तो वसुंधरा, राजेंद्र राठौर या सीपी जोशी या सतीश पूनिया, ये सब अलग अलग बीजेपी के स्टालवार्ड्स हैं। वसुंधरा सबसे बड़ी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि बीजेपी के जितने क्षत्रप हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो चुनाव मैदान में हैं, वो सब अपने अपने इलाकों में ही फंसे हैं, वो प्रचार करने बाहर जा ही नहीं पाए। इससे भी पता चलेगा कि बीजेपी में बेचैनी कितनी है। बीजेपी के स्टालवार्ड्स में राजेंद्र राठौर वहाँ तारानगर में फंसे, सतीश पूनिया आमेर में फंसे, ऐसे अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में लगातार चुनाव प्रचार में फंसे। तो देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। लेकिन मोदी का बार बार जिक्र करना, कन्हैया लाल का जिक्र करना, उन इलाकों से गुजरते हुए चैनलों पर बार बार बम विस्फोट जयपुर में हुआ उसका जिक्र करना, उस इलाके से गुजरते हुए उस नैरेटिव को धार देने की कोशिश करना, वो इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि बीजेपी में भी खलबली है। ऐसा नहीं है कि केक वॉक है। बात कहना एक अलग बात है कि 200 में हम 150 जीत जाएंगे, लेकिन वो केक वॉक होता तो आखिरी दौर में इस तरह से बातें नहीं हो रही होती। और ऐसे भी आप जानते हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जब आखिरी दौर में आते हैं तो भाषण की दिशा वही हो जाती है, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। इतनी जोर से शाहीन बाग बटन दबाना, या बाहरी दिल्ली में शाहीन बाग में करंट लगे, शमशान और कब्रिस्तान, ये सब हो चुका है। यहाँ भी किसी ने उस तरह का ही भाषण दिया था अभी, और ऐसे ही भाषण बिहार में भी होते थे कि यहाँ अगर नीतीश लालू जीते तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। यहाँ भी अभी किसी का ऐसा ही भाषण हुआ है। अभी 2 दिन पहले किसका सुना कि यहाँ अगर बीजेपी किसने, हाँ नहीं वो नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। मोदी ने कहा था अभी कि आप इतनी जोर से बटन दबाना कि उन्हें फांसी हो जाए, वो एक अलग है। वो हालांकि वो भी अपने आप में देखिए कि प्रधानमंत्री का ये कहना विपक्षी मतदाताओं, विपक्षी दलों के लिए वोटर से ये अपील कि आप इतनी जोर से बटन दबाना कि लगे कि उन्हें फांसी हो जाए। आप ये सोचिए कि प्रचार करने का ये कौन सा तरीका है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, बार बार मैं कहूँगा, अशोक गहलोत के पास कहने के लिए, वोट मांगने के लिए बस यही है, उनकी ये गारंटी और योजना है। और उसके अलावा उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सचिन फैक्टर है, उनके खिलाफ 5 साल में जो यहाँ सरकार बदलती है वो रिवाज है, ये सारी चीज़ उनके खिलाफ है। लेकिन उसके बाद भी अगर अशोक गहलोत कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है उन योजनाओं के दम पर, और अगर अशोक गहलोत कड़ी टक्कर देने की स्थिति में नहीं होते तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसी बातें नहीं निकलती कि इतनी जोर से बटन दबाना कि लगे उन्हें फांसी हो जाए, या इस तरह से कन्हैया लाल को हाईलाइट करते हैं विज्ञापन। चलिए पर तो ये सब है। अब इसको हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से, उससे समझेंगे जरा लोकल पत्रकारों से। और 3 दिसंबर को नतीजे हैं, तो देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि केक वॉक बीजेपी के लिए भी नहीं है, और वो स्थिति भी नहीं है जैसे हर चुनाव में, जैसे 2013 में क्या हुआ, कांग्रेस 150 का आंकड़ा पार कर गई, और माफ़ करें बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर गई और कांग्रेस 21 पर सिमट गई, 21 सीट समझिए, 200 में से 21। तो वैसी स्थिति 2013 में थी। आज की स्थिति में मजबूती से अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में वही सवाल कि क्या उनकी ये योजनाएं जिसने असर दिखाना 4-6 महीने से शुरू किया है, क्या उनकी ये योजनाएं कांग्रेस को इतनी ताकत देगी कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर जाए? ये कहना बिल्कुल अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, बीजेपी के पक्ष में ये ज़रूर है, रिवाज है, मोदी है, काडर है, जो मैंने कहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ होने में अभी टाइम लगेगा। और लोकल फैक्टर है, ये भी होता है कि जैसे यूपी में आप कुछ इलाकों में घूम लें तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन यहाँ राजस्थान में हर इलाके की तासीर अलग है। शेखावटी की तासीर अलग है, पूर्वी राजस्थान का अलग है, मेवाड़ का अलग है, मारवाड़ का अलग है, वहाँ का समीकरण अलग है, वहाँ की लीडरशिप अलग है, वहाँ की भाषा शैली, राजनीतिक चेतना, सब कुछ अलग है। ऐसे में उसमें कहीं कुछ जगहों पर घूमकर जनरलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या उससे अपसेंस करना बहुत मुश्किल होता है। चलो बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, बातचीत होती रहेगी। नमस्कार।